नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझेंगे जिसके इस बार की एग्जाम यानी कि 2025 के एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। दोस्तों, इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के कुल 10 सेट बनाए हैं जिसके प्रत्येक सेट में 30-30 प्रश्न है, यानी कि 10 सेट में 30 × 10 कुल 300 प्रश्न है, जिनमें से 150 प्रश्न आपके बुक से तथा 150 प्रश्न व्याकरण से बताए गए हैं। दोस्तों, हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि यदि आप हमारा ये प्रत्येक सेट का वीडियो सिर्फ एक बार पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको इस बार की एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाले नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही निकट है और अभी आपका समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सेट नंबर 2 है। इसके सभी प्रश्न व्याकरण से बताया गया है, तो फिर चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। हालांकि ये प्रश्न आपके बुक से ही लिया गया है, इसके आगे की सभी प्रश्न व्याकरण से बताया गया है। ये प्रश्न कहता है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। ए में कहता है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, बी में कहता है परोपकार, सी में कहता है भाषा तथा डी में कहता है जाति। तो हमने आपको विश्व शांति पाठ में पढ़ाया था कि यदि एक राष्ट्र उत्कर्ष करता है, उन्नति करता है, तो दूसरे राष्ट्र को जो है उससे द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है। तो वही यहाँ कहता है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, जलन का, ईर्ष्या का कारण क्या है, तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। जब एक राष्ट्र जो है उत्कर्ष करता है, उन्नति करता है, तो दूसरे राष्ट्र को जो है उससे द्वेष होता है, जलन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ से अब सभी प्रश्न आपके व्याकरण से बताए गए हैं। कहता है स्वच्छंद का संधि विच्छेद होगा। ए में है स्वद जोड़ छंद, बी में है स्व जोड़ छंद, सी में है स्व जोड़ छंद तथा डी में है स्वत जोड़ छंद। तो स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है ये समझिए। आधा स्व व आधा तो जोड़ इसमें हम छंद को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा सही संधि विच्छेद। तो हमें देखना है कहाँ पर है ये आंसर, तो डी नंबर में। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया था, स्वत जोड़ छंद बराबर स्वच्छंद। चलिए आगे देखिए। आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी। ए में कहता है विद्या का, बी में कहता है विद्यो का, सी में कहता है विद्या का, डी में कहता है विद्या एका। तो हमने आपको बताया थे कि आ के साथ आ के बाद यदि ए आई ओ औ रहता है तो ए आई के स्थान पर आई तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो यहाँ आ के बाद ए है, यानी कि अब जो है आ के साथ ए के मिलने से क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, आई यानी कि डबल डंडा आ जाएगा। तो कहाँ है डबल डंडा, तो यहाँ सी नंबर में है डबल डंडा विद्या का। विद्या जोड़ एका से क्या बन जाएगा, विद्या का। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो आ के बाद यदि ए आई ओ औ को जोड़ेंगे तो ए आई के स्थान पर आई। सेम ये 3 नंबर प्रश्न के जैसा ही है कि आ के बाद यदि ए और यदि आई है तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। ये हमने आपको वृद्धि संधि में पढ़ाए थे कि आ के बाद ए आई ओ औ रहे तो ए आई के स्थान पर आई तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाएगा। तो यहाँ आ के बाद क्या है, ओ है, यानी कि आ के साथ जब ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब देखें कहाँ है औ, तो ए नंबर में है औ। चलिए आगे देखिए। आगे अब पांचवा प्रश्न कहता है इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है। तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं, यहाँ विसर्ग है यानी कि ये विसर्ग संधि है, ये नंबर सही आंसर। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। ये मूर्ति पूजा ये समस्त पद है, समास के 2 पद होते हैं, ये तो आप जानते ही है, एक समस्त पद दूसरा विग्रह पद। यहाँ है मूर्ति पूजा, यहाँ इसमें जो है विभक्ति है कहीं लगा हुआ तो नहीं है, तो ये समस्त पद है। कहता है समास का, इस समास का जो है विग्रह पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना इसका
हिंदी ही विग्रह करेंगे, मूर्ति पूजा का हम हिंदी में विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा। ये बीच में की कारक चिन्ह आ गया। ये की कारक चिन्ह कहाँ आता है, तो संबंध कारक में, और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति। तो हम देखेंगे मूर्ति के साथ षष्ठी विभक्ति कहाँ लगा हुआ है। ए में है मूर्ति से पूजा, बी में है मूर्ते पूजा, सी में है मूर्ति पूजनम, डी में है मूर्ति का पूजा। ये दोनों तो ना ही होगा, बस इन दोनों में देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही अस्य देखते हैं समझ जाते हैं षष्ठी विभक्ति है और इसको सही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। सही क्या हो जाएगा, मूर्ते पूजा, क्योंकि मूर्ति का षष्ठी मूर्तस्य नहीं मूर्ते होता है। क्या होता है, मूर्ते है। तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो मूर्ति का हम षष्ठी करेंगे मूर्ते है और पूजा का पूजा मूर्ति पूजा। चलिए आगे देखिए। आगे अब 7वां प्रश्न कहता है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। इसमें विग्रह, इसमें जो है समास का विभक्ति लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति। अब इसमें जो है विभक्ति को लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्त पद। ये विग्रह पद है क्योंकि ये जो है विभक्ति सहित लिखा गया है। इस विभक्ति को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्त पद। चलिए हटाते हैं। संस्कृतस्य से अस्य को हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ संस्कृत। संस्कृत के साथ शिक्षा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। चलिए आगे अब 8वां प्रश्न कहता है गोल गृहम में कौन सा समास है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि घर कैसा है, गृहम मतलब घर और गोल मतलब गोलाकार। घर कैसा है तो गोल है, घर कैसा है गोल है, यानी कि कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखिए। आगे अब 9वां प्रश्न कहता है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास कहता क्या है, तो द्विगु समास कहता है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो उससे हम द्विगु समास कहते हैं। तो हमें देख लेना इन सब में किसमें जो है पहला पद संख्यावाची है। तो ए में कहता है पंचवटी, इसका पहला पद ही संख्यावाची है पंच, यानी कि 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर पंचवटी। चलिए आगे 10वां प्रश्न कहता है यह तश्च निर्धारण सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ए में कहता है कविसु कालिदास श्रेष्ठ स्थि, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। बी में कहता है मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। सी में कहता है उदिते सूर्य कमले विकसति, कि सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं। डी में कहता है रमेश गणेशाय शतम धार्यति, रमेश जो है गणेश का 100 रुपये का कर्जदार है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो है यतश्च निर्धारण सूत्र ये कहता क्या है। तो ये यतश्च निर्धारण सूत्र कहता है कि अनेकों में से एक को चुनते हैं। यतश्च निर्धारण यानी कि अनेकों में से जिनमें से हम किसी एक को निर्धारित करते हैं, चुनते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति लगाया जाता है। तो हमें देखना है इन सब में किसमें जो है षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और उसका हिंदी करके देखेंगे कि सच में अनेकों में से एक को चुना जा रहा है या फिर नहीं। तो पहला कहता है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और इसका हिंदी करके देखेंगे कविसु यानी कि कवियों में कालिदास कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ अनेकों में से एक को चुना जा रहा है। कवि तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक कालिदास को चुना जा रहा है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अनेकों में से एक को चुना जा रहा है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे अब 11 नंबर प्रश्न कहता है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र है। फिर से समझिए, प्रश्न को समझिए। कहता है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ तक तो सही है। आगे कहता है वाक्य के ग्रामम पद में, ये जो ग्रामम पद है इसमें जो है द्वितीय विधायक सूत्र है। द्वितीय विभक्ति तो लगाया गया है, हम लोग भी देख रहे हैं, पर पूछ रहा विधायक सूत्र है, द्वितीय विभक्ति क्यों लगाया गया है, ये पूछ रहा है कि द्वितीय विभक्ति लगाने का विधायक सूत्र क्या है, क्यों लगाया गया है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि उभयतः उभयतः अभितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीय, यानी कि अभितः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब भी दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ है उभयतः यानी कि दोनों ओर, इसलिए यहाँ पर ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। तो इसका जो है द्वितीय विधायक सूत्र क्या हो जाएगा, तो उभयतः योगे द्वितीय, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। कहाँ पर है, तो ए नंबर में उभयतः योगे द्वितीय, यानी कि उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
चलिए आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न कहता है सह डैश सज्जन प्रतीयते, वह डैश से सज्जन प्रतीत हो रहा है, सज्जन दिख रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? पहले प्रश्न को समझिए। कहता है वह डैश सज्जन प्रतीत हो रहा है, वह डैश से जो है सज्जन दिख रहा है। और हमने आपको पढ़ाया था कि जिससे किसी की पहचान हो उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। यहाँ पहचान हो रहा है, वह डैश से सज्जन प्रतीत हो रहा है, यानी कि यहाँ पहचान हो रहा है वह सज्जन है। इस प्रकार से उसकी पहचान हो रही है कि वह दुर्जन है या फिर सज्जन है। तो यहाँ पहचान हो रहा है कि वह सज्जन प्रतीत हो रहा है, यानी कि सज्जन है। तो यहाँ पहचान हो रहा है, इसलिए इस जगह पे जो भी शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो फिर से समझिए। कहता है सह डैश सज्जन प्रतीयते, वह डैश सज्जन प्रतीत हो रहा है, सज्जन दिख रहा है, सज्जन की पहचान हो रहा है। किससे? तो डैश से। अब हमने आपको पढ़ाया था कि जिससे किसी की पहचान हो उसमें तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि अब यहाँ पर जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति लगा होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं किसमें तृतीया विभक्ति लगाया गया है। ए में है बस्तराय, इसमें आय चतुर्थी विभक्ति। बी में है बस्तरम, इसमें द्वितीया विभक्ति। सी में है बस्तरेन, यहाँ पर है तृतीया विभक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। डी में कहता है बस्तरात, ये पंचमी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर बस्तरेन। वह स्व मतलब वह बस्तरेन वस्त्र से सज्जना सज्जन प्रतीयते प्रतीत होता है, सज्जन देखता है, यानी कि पहचान हो रहा है। चलिए आगे देखिए। आगे अब 13 नंबर प्रश्न कहता है नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो हमने आपको पढ़ाया था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम बसट योगा, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। कौन कौन शब्द है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम बसट योगाश्च, इन सब के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ नमः शब्द के योग में शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तो चतुर्थी विभक्ति। चलिए आगे देखिए। आगे अब 14 नंबर प्रश्न कहता है किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो पहले हम देख लेंगे कहाँ कहाँ आ है। इसमें तो इनमें से कोई नहीं कहता ये अ सो, तो इसमें तो अ है। एक यहाँ आ है और एक यहाँ आ है, दो है। दो तो आंसर हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब जो है आ को छांट करके हम देखेंगे अगला जो शब्द है वह सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी कि उस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। यह है आशा, इसमें से आ को हटा लेंगे तो क्या बचेगा? सा। इस सा का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थ होता है तो नहीं होता है, यानी कि यह आंसर नहीं होगा। अब एक बच गया, इसमें अगर आ को हटाते हैं तो कार बचता है, कार यानी कि सड़क पर चलने वाली कार। इसमें हम आ जोड़ देंगे तो आकार, यानी कि साइज को बता रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आकार। यानी कि इसमें से हम जो उपसर्ग को हटाने के बाद भी जो शब्द बच रहा है वह शब्द सार्थक होना चाहिए, तब वह जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। आगे अब 15 नंबर प्रश्न कहता है दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए में कहता है दु, बी में कहता है दुर, सी में कहता है दी, डी में कहता है पूरा। देखिए दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हम जो है आत्मा शब्द को हटा लेंगे। दुरात्मा, दुरात्मा लास्ट में क्या है? आत्मा। लास्ट वाले शब्द को हटा लेंगे, इसके बाद जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ दुरात्मा, दुरात्मा से हम आत्मा को हटा लेते हैं तो क्या बच जाता है? दुरात्मा। दुर क्या बच जाएगा? दुर। अब देखना दुर किधर है? तो बी नंबर में है दुर। दुर जोर आत्मा बराबर दुरात्मा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? अस्था यानी कि ठहरना, ये जो धातु है इसके लट लकार यानी कि वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप है? ए में कहता है अस्थास्यति, बी में कहता है तिष्ठति, सी में कहता है अस्थास्यन्ति, डी में कहता है तिष्ठन्ति। जैसे अंति ये बहुवचन में, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ एक वचन में पूछ रहा है। इसके बाद देखिए अस्था धातु को जो है टिष्ठ आदेश हो जाता है, इसका रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। सिर्फ जो है लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल में ये चलता है इस तरह से अस्थास्यति अस्थास्यता अस्थास्यन्ति। लेकिन यहाँ भविष्यत काल तो पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में कैसे चलता है? तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। चलिए आगे देखिए। आगे अब 17 नंबर प्रश्न कहता है पास्यामी किस लकार का रूप है?
ए में कहता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल, बी में कहता है लोट लकार यानी कि आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में, सी में कहता है लिट लकार भविष्यत काल, डी में कहता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो पाश्यामी किस लकार का रूप है? जैसे सयति सयता सयंती, सयसी सयता सयता, श्यामी श्यावा श्यामः, सया से अलग गया श्यामी सया से अलग गया तो वह लिट लकार होता है भविष्यत काल में लगाते हैं। जैसे वह पढ़ेगा स पठिष्यसि, वह लिखेगा स लिखिष्यसि, तो यहाँ जैसे स से अलग गया तो वह लट लकार हो गया, लिट लकार हो गया भविष्यत काल। चलिए आगे देखिए। आगे अब 18 नंबर प्रश्न कहता है जही किस धातु का रूप है? ए में कहता है जह, बी में कहता है जाह, सी में कहता है हन, डी में कहता है हनी। तो जही जो है हन धातु का रूप है, हन मतलब मारना, इसी का ये जो जही रूप है। चलिए आगे देखिए। आगे अब 19 नंबर प्रश्न कहता है मातरम में कौन सा विभक्ति है? ए में कहता है तृतीया, बी में कहता है चतुर्थी, सी में कहता है द्वितीया, डी में कहता है सप्तमी। तो हम जो है बालक शब्द रूप आपको याद रखना है, वो पढ़ कर देख लेना है। प्रथमा होता है बालकः बालको बालकाः, द्वितीया होता है बालकम बालको बालकान। यहाँ क्या है? मातरम यानी कि लास्ट में म है। जिस तरह से बालकम इसी प्रकार से मातरम यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर द्वितीय विभक्ति। चलिए आगे 20 नंबर प्रश्न कहता है नदीसु किस शब्द का रूप है? ए में कहता है नदी, बी में कहता है नदी से, सी में कहता है नद्य, डी में कहता है नद्यम। सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी का रूप है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं नद्य मार करके आ जाते हैं, टिक लगा देते हैं नद्य। हमने बहुतों बच्चों को देखे हैं कि नद्य टिक करके आते हैं, लेकिन नदीसु जो है शब्द नदी शब्द का रूप है। सिंपल शब्द क्या है? नदी है। चलिए आगे देखिए। आगे अब 21 नंबर प्रश्न कहता है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? ए में कहता है साधो, बी में कहता है साधव, सी में कहता है साधु, डी में कहता है साधोसु। कहता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? साधव। यहाँ साधोसु कुछ लोग कर देते हैं, ये साधोसु तो है सप्तमी विभक्ति, लेकिन ये बहुवचन में है, साधोसु बहुवचन में है, और यहाँ कहता है एक वचन में। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? साधव। चलिए आगे देखिए। आगे 22 नंबर प्रश्न कहता है गम जोर क्षत्रि से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुछ लोग गमन सही करके आ जाते हैं, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? गच्छन। क्योंकि पठ जोर क्षत्रि से पठन करते हैं, लिख जोर क्षत्रि से लिखन करते हैं, लेकिन गम के साथ शत्रु क्षत्रि को जोड़ते हैं तो गच्छन होता है। ये आपको याद रखना है, गम जोर क्षत्रि बराबर गच्छन। चलिए आगे देखिए। आगे अब 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है? ए में कहता है अनम प्रत्यय, बी में कहता है ल्यूट प्रत्यय, सी में कहता है यत प्रत्यय, डी में कहता है नेत प्रत्यय। तो पठ के साथ हम ल्यूट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पठनम बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूट प्रत्यय। लेकिन कुछ लोग जो है आसान सा सवाल खोजते हैं और जैसे ही देखते हैं पठ जोड़ अनम कर देते हैं पठनम, और यहाँ अनम में टिक करके आ जाते हैं। लेकिन सही आंसर क्या है? बी नंबर ल्यूट प्रत्यय आपको टिक करना है। पठ जोड़ ल्यूट बराबर पठनम। आगे 24 नंबर प्रश्न कहता है नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए में कहता है ढक, बी में कहता है त्व, सी में कहता है तहसील, डी में कहता है तल। तो हम जो है नगर के साथ हम तल को जोड़ते हैं तो नागरिक बनता है। नागर जोड़ तल बराबर नागरिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर तल। चलिए आगे देखिए। आगे अब 25 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्र जोड़ ईय से कौन सा शब्द बनेगा? ये तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्र जोड़ ईय राष्ट्रीय, लेकिन कुछ लोग जो है राष्ट्राय लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्राय ने राष्ट्रीय लगाने हैं। चलिए आगे 26 नंबर प्रश्न कहता है मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो टाप का आ शेष बचता है, तो मूसक जोड़ टाप। कुछ लोग जो है साधारण सा खोजते हैं और कहते हैं मूसक के साथ टाप को जोड़ते हैं, मूसक जोड़ क के साथ आ को जोड़ते हैं तो का कर देते हैं मूसका। लेकिन नहीं, यहाँ पर इक का आगम होता है और क से पहले ई लग जाता है तो क्या हो जाएगा? मूसिका। बी नंबर मूसिका। मूसक जो टाप से मूसिका। चलिए आगे देखिए। आगे 27 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है?
है तो इन सारे स्त्री प्रत्यय, पर इनमें से कौन है ये देखना। ए में कहता है डिप प्रत्यय, बी में कहता है टाप प्रत्यय, सी में कहता है चाप प्रत्यय, डी में कहता है अन प्रत्यय। तो श्रीमान के साथ जब डिप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो श्रीमती बनता है। श्रीमान जो डिप बराबर श्रीमती। चलिए आगे 28 नंबर प्रश्न कहता है इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ए में टाप कहता है, बी में डिप डिस कहता है, सी में डिस डिप कहता है और डी में डिन कहता है। तो इंद्र के साथ जब डिप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इंद्राणी बनता है। इंद्र जोड़ डिप बराबर इंद्राणी। चलिए आगे देखिए। आगे 29 नंबर प्रश्न कहता है लब धातु के, लब यानी कि पाना, लब मतलब पाना, इस धातु के जो है लट लकार यानी कि वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये जो है आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु का रूप चलता है ते इते अंते से थे धुए। जैसे लभते लभेते लभंते, लब से लवथे लवध्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो यहाँ कहता है लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या हो जाएगा लभते। लभते किधर है, सी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा लभते। इसको याद रखना है कि ये जो है लभ मतलब पाना हो गया, से मतलब सेवा करना हो गया, ये सब धातु जो है आत्मनेपदी धातु है और इन सब का रूप चलता है। जैसे लब हो गया तो लभते लभेते लभंते, लभ से लभथे लभध्वे, लभे लभाबहे लभामहे। तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष में पूछ रहा है तो लभते, वो भी एक वचन में तो लभते। चलिए आगे अब 30 नंबर सबसे आखिरी प्रश्न कहता है कि भूवः परभवः सूत्र का उदाहरण है। ए में कहता है हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ भव में रय प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है प्रकट होती है। बी में कहता है सा हर्षात हंसती, वह हर्ष से यानी कि खुशी से हंसती है। सी में कहता है सीता रामेन सह बनम गतवती, सीता राम के साथ बन गई। डी में कहता है नेतारः पदाय स्पृहन्ति, नेता लोग पद की इच्छा करते हैं। कहता है भूभः परभवः सूत्र का उदाहरण है। इस सूत्र का क्या उदाहरण है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये भूभः परभवः सूत्र कहता क्या है। तो ये भूभः परभवः सूत्र कहता है कि जहाँ से कोई चीज निकलती है, उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब हमें देखना है कि इन चारों वाक्य में से कौन से वाक्य में जो है कोई चीज प्रकट होती है। तो हमने पहला वाक्य देखा कि ये कहता है हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि हिमालय से गंगा प्रकट होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हिमालयात गंगा प्रभवती। जहाँ से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति, और यहाँ हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय में पंचमी विभक्ति है आत। बी नंबर कहता है सा हर्षात हंसती, वह जो है खुशी से हंसती है, यहाँ तो उत्पन्न की कोई चर्चा ही नहीं है। सी में कहता है सीता रामेन सह बनम गतवती, सीता राम के साथ बन गई, यहाँ भी प्रकट होने की कोई चर्चा ही नहीं है। फिर डी में कहता है नेतारः पदाय स्पृहन्ति, नेता लोग पद की इच्छा करते हैं, पद चाहते हैं, यहाँ भी उत्पन्न की प्रकट की कोई चर्चा ही नहीं है। ए नंबर कहता है हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। तो भूभः परभवः सूत्र का उदाहरण क्या है, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 2। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक सेट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।